सुनने के लिए, और कुछ ध्यान आपको भी लगाना पड़ेगा तो अपना काम चल जाएगा। अभी मीडिया वाले भी पूछ रहे थे कि हम हड़ताल पे क्यों बैठे हैं। वो मेरे से ज्यादा आप सब जानते हैं कि आज के दिन सरकार ने हमें कितना परेशान कर रखा है और किस तरह से हमारा बिल्कुल एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जीना मुहाल कर दिया है। और हमारे ऊपर इतने तरह के काम हैं आज कि वो सारे काम यदि हम करने लगे तो वो कर नहीं सकते हैं हम सारे के सारे काम। और उन कामों से भी स्वास्थ्य विभाग का और जो हमारे ऊपर अधिकारी काम करते हैं उनका पेटा नहीं भर रहा। उसके अतिरिक्त भी वो ये सोचते हैं कि हम जो ये 60-60 हजार 80-80 हजार तनख्वाह ले रहे हैं, हम तो यह तनख्वाह 60 हजार 80 हजार तनख्वाह कुर्सी पर बैठ के खाली बैठ के ले लें और ये तमाम रिकॉर्ड जो है ये आशा वर्कर ही पूरा कर दे। एएनएम भी ये सोचती है कि हमारा गुलाबी रजिस्टर भी आशा वर्कर पूरा कर दे। आपका सीएचओ भी सोचता है कि मैं बैठा बैठा और मुझे कोई डाटा फीड ना करना पड़े और ये सारे काम ऑनलाइन आके जो है ये आशा वर्कर कर जाए। इतने से भी उनको तसल्ली नहीं हो रही। वो जो है डीसी जो बैठे है अपना, और डीसी को भी ये लगता अच्छा ये लाल सूट पहन के जो ये वर्कर काम करती है, इनके बारे में खुद सरकार ने भी कहा कि अच्छा काम करती है। अलग अलग समय पे जब आंदोलन होता है तब सरकार कहती है आशा वर्कर कुछ काम नहीं करती और बाकी समय पे कहती है आशा वर्कर हमारी रीढ़ की हड्डी है। ऐसा ही है ना? ये जब हमसे काम लेना होता है तब वो हमें कहते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, और जब हम अपने उस काम के बदले में वेतन मांगते हैं तब ये लफाजी करते हैं अधिकारी, और वो तब हमें ये कहते हैं कि हम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। आशा वर्कर तो एक भी काम नहीं करती, वो तो फ्री के पैसे ले रहे हैं। और इतनी तगड़ी रट लगा रखी है कि आशा वर्कर 4000 रुपए ले रहे हैं, 4000 रुपए ले रहे हैं। और हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, भाई आशा तो 4 ले रही है, एएनएम तो 80,000 ले रही होगी, सीएचओ तो 1 लाख ले रहा होगा, सारे एमओ एसएमओ सीएमओ सारे वह तो लाख ले रहे होंगे, जो ऊपर अधिकारी बैठे वो 1.5-2 लाख भी ले रहे होंगे, एमडी भी हमारे की में तनख्वाह ले रहा होगा। तो वो चलो जैसा पैसा ले रहे होंगे वैसे ही तो वो काम कर रहे होंगे, लेकिन हमारे 4000 रुपए किस बात की उनकी जांच वो हो रही है? हमारे 4000 रुपए उनकी वो आंख की किरकिरी क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम इस 4000 रुपए रोड़ा पाके रखें ताकि वर्कर आगे ना बोले और आगे कोई मांग ही ना उठे, उससे आगे कोई बात ही ना हो सके। ये सारा का सारा रोड़ा इस बात पे है। अगली बात क्या है? फिर उनको लगता है ये आंदोलन करेंगी, आंदोलन में जाएंगी, नारे लगाएंगी, ये कुछ बात करेंगी, नई बात सीख के आएंगी, एएनएम से सवाल जवाब करेंगी, ये आपका काम है मैं क्यों करूं? वो सीएचओ से कहेगी ये आपका काम है मैं अपना काम करूंगी। वो एमओ को जवाब दे सकती है, वो एसएमओ को जवाब दे सकती है। आप लोगों को जवाब ना देना है, इसलिए वो ये सोचते हैं कि आपका कोई आंदोलन ही ना हो, आप कभी इकट्ठे होके अपने कभी बात ही ना करो यूनियन की। और इसीलिए एक प्रचार वो लगातार कर रहे हैं, संगठन के खिलाफ लगातार प्रचार करते रहते हैं, हमारी यूनियन के खिलाफ लगातार प्रचार करते रहते हैं। वर्कर्स के अंदर जो है एक तरीके से भ्रम पैदा करने का भी काम करते हैं और कई तरह की बातें कर रहे हैं, जो मैं आपको अभी बोलते हुए बताऊंगी कि क्या क्या तरह की बातें अधिकारी कर रहे हैं। अभी मैं आशा के काम की बात कर रही थी। आशा के काम पहले से ही बहुत ज्यादा थे। अब उस पे जब ये कोरोना महामारी आई तो हम ये कह सकते हैं उसमें 2 गुना इजाफा हो गया, और उसमें से बहुत सारे काम जो कोरोना काल में हमारे पास आए वो वापस गए ही नहीं, वो बने रहे। अब डीसी ये सोचता है हम नशा जो करते हैं गांव में हम उनका भी उनको भी ढूंढ के बता दें कौन नशा करता है कौन क्या करता है। मतलब स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग देखा जाए और ये अपने जिले का डीसी तक भी आशा वर्कर्स को नहीं पकड़ता और सारे काम फ्री के। जब हम कहते हैं इसका इंसेंटिव दो, इसका इंसेंटिव दो, फिर कहते हो 4000 दे रखे हैं। कल भी डायरेक्टर यूं बोला कि हमने 4000 इससे काम खातर दिए थे। हमने पूछा कौन से काम खातर है? बोला 4000 इस काम खातर दिए थे कि भविष्य में आपसे नए नए काम करवाएंगे। फिर हमने कहा हमने भी उनसे पूछा
टीकाकरण के, और टीकाकरण के जिसमें ये बता रखा है कि आप ये जो मिशन इंद्रधनुष आप कर रहे हो उसके लिए आपके 450 रुपए हैं। आगे होंगे मौज में 450 इस 1900 है। अपने को पता है कि हम टीकाकरण का कैंप लगवाते हैं, 4 कैंप में एनएम हमें बुलाती है, 1 कैंप का 150 रुपए देती है, ऐसा ही है ना? यही हमें पता है कि वो चारों कैंप में हमें बुलाएगी, लेकिन पैसा केवल 1 कैंप का हमें देगी। और कई जगह पे जहाँ जिस गाँव में 2 आशा और 1 कैंप लगता हो वहाँ पे उस पैसे को बांट भी देते हैं वापस, ऐसा है ना? ऐसा भी कई जगह पे है। तो ये जो है इस तरह से नफाजी इस वक्त में कर रही है सरकार, लेकिन हम हरियाणा की आशा अब सड़क पे बैठे हैं ये बताने के लिए कि ये जो झूठ और नफाजी है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलती। हमारी अपील है सरकार से कि वो झूठ बोलना बंद करें। हमारी अपील है ये, वो कोई झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठ अखबारों में छपवाने में भी शर्म नहीं आती। पहले हमारा आंदोलन चला तब ये लिखा कि 14,000 रुपए आशा वर्कर्स को हर महीने देते हैं। मुख्यमंत्री का बयान वो अभी मेरे पास रखा है, मैंने संभाल के रखा हुआ वो अखबार, आज आया हुआ है, अखबार में छपी हुई है सरकार की तरफ से कि वो हमें 19,800 रुपए देते हैं। तो हम भी ये कह रहे कोई बात नहीं, 26,000 के लिए फिर बात कर लेंगे, एक बार आप हमें 19,800 बाकी हम जो है और 6 महीने बाद से कोई नहीं, थोड़ा और सब्र करेंगे, 6 महीने बाद बात करेंगे। लेकिन ये जो लफाजी कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, इनको जरा सी बात का पता नहीं है और हमारे सारी जिम्मेदारियां हमारे सिर पे छोड़ना चाहते हैं। अभी हरियाणा का जो मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर हरियाणा की 14% बढ़ गई। माँ की डेथ ज्यादा होने लगी, ज्यादा डेथ होने लगी, तो वो कल हमें धमकाने की कोशिश कर रहा था। उन्हीं नाम उनका जो ये मातृ एवं बाल स्वास्थ्य का अधिकारी बना है, कोई नई सी पोस्ट बनाई है सरकार ने। अम्बाड़ा का सीएमओ था, नया भेजा है, अपने खातर स्पेशल करने के लिए भेजा वो चंडीगढ़ में, वहाँ पे पंचकुला में उन्होंने बताया कि 14% जो है मातृ मृत्यु दर बढ़ गई आशाओं की वजह से। हम ये बता रहे हैं आशाओं की वजह से कह रहे हैं कि बढ़ गई। हम ये बता रहे हैं कि 2005 में जो मातृ और बाल विकास जो बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर जो थी वो, और आज 2023 में जो 2022 तक, उसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, बहुत बड़ा सुधार हुआ था। और वो सुधार इसलिए हुआ था कि पहले होम डिलीवरी ज्यादा होती थी और आशाओं ने मेहनत की, गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहित किया, उनको मोटिवेट किया और उनको अस्पताल में भेजा। जब उनको अस्पताल में भेजा तो उसके बाद से उसके अंदर गिरावट आई। लेकिन अब क्यों बढ़ गई? अब इसलिए बढ़ गई, आशा को सांस नहीं लेने देते, जो उनके बुनियादी काम हो उनको उनके बुनियादी काम नहीं करने दे रहे। हमें जो स्वास्थ्य विभाग से बाहर के कामों में हमेशा लगाए रखा जाता है। दूसरा, पीएचसी पे डॉक्टर नहीं मिलता, पीएचसी पे स्टाफ नर्स नहीं मिलती। जब पीएचसी पे डिलीवरी जाती है तो वहाँ से वो कोई बैठा हो ना अधिकारी, कई बार वो सोचते हैं मैं क्यों काम करूँ, ठीक है मेरी तनख्वाह आ रही है, और वहाँ बैठा रहेगा, फट से डिलीवरी को रेफर करेंगे पीएचसी से, कहेंगे सीएचसी ले जाओ, जिला अस्पताल ले जाओ, फटाफट रेफर करते हैं डिलीवरी को। वो पीएचसी से सीएचसी पे रेफर करेंगे, सीएचसी वाले भी अपना हाथ झाड़ देते हैं, वो भी कहते हैं जीएच पे ले जाओ। और जीएच पे भी एक नेक्सस है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ डॉक्टरों का। यहाँ पे जो आपकी स्टाफ नर्सिंग होंगी उनका, वो क्या करते हैं, वहाँ से भी ये जीएच में से भी रेफर करते हैं। और अगली बात, रेफर स्लिप भी नहीं बनाते। रेफर स्लिप बनाए तो उसका पैसा आशा को मिल सकता है, बिना रेफर स्लिप बनाए मरीजों को ये कहते हैं यहाँ पे कुछ देखभाल नहीं होगी आपकी, आप इसको प्राइवेट में ले जाओ, ठीक है। और वहाँ पे उनके कमीशन भी बंधे हुए हैं। आशाओं पे आरोप लगाते हैं वो, लेकिन ये काम करते हैं जिसकी वजह से वो काम आशा का काम था कि गर्भवती महिला को मोटिवेट करके, प्रोत्साहित करके उनको जो है संस्था तक पहुँचाना जहाँ पे डिलीवरी होनी है। हम वो काम बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब होम डिलीवरी नहीं होती है, होम डिलीवरी नहीं होती है। संस्था में जाने के बाद काम होता है स्टाफ नर्स का, डॉक्टर का काम होता है। यदि मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है
इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार डॉक्टर हैं, जो अपने सिर पे नहीं लेना चाहते बात आशाओं के सिर पे उसका ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, तो अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी एक भी नहीं लेना चाहते। वो हमें कहते हैं नहीं चलेगा, इससे मुझे पता है तुम्हारी। हेलो, ऐसा है। अब ये बताइए एक बार, ये ठीक है कि अब मैं जो बोल रही हूँ ये ठीक है? ऐसे नॉर्मल ठीक है ना? इस बात के लिए नहीं होता ये माइक, मैंने पहले भी बताया। हाँ, कोई बात नहीं। तो अब बात ये है, अब मामला अब हमें जो समझना है, सरकार क्या समझती है, वो हमें डराया भी। कल हम नेताओं को उन्होंने डराने की कोशिश की, जैसे ही थोड़ी सी बात करें उसके बाद बोले कि हमने बहुत लोगों को जेल भेज दिया है। हमने हाँ, वो मैं इतने सारी चीजें एक साथ नहीं बता सकते ना। यदि मैं सारी बातें आपको बताने लग जाऊं तो यहाँ शाम हो जाएगी, अगली सुबह भी हो सकती है। इतने काम हमारे पास हैं, काम आप सब कर रहे हैं, वो काम मैं आपको नहीं गिनवा रही हूँ, पता है मैडम को, है ना? वो काम नहीं गिनवा रही हूँ मैं जानबूझ के। मैं कुछ वो बातें आपको बता रही हूँ जो बात आपको नहीं पता है और पता होनी चाहिए। अब हम कल वहाँ पे गए तो बोले मैंने 4 NGOs को, जिनको उनका काम दे रखा था वो काम समय पे नहीं किया, मैं उनको जेल भेज चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ। उन्होंने जबरदस्ती आशाओं से ये यूवी नैप के लिए वीडियो बनवाए, प्रशासन ने उनको कहा कि भी बोलो कुछ, केवल हम अपने पास रखेंगे, कोई बात नहीं, आपको जैसा लगा आप बता दो। उन आशाओं ने बता दिया, वो आशा अपने घर तक नहीं पहुंची, तब तक वो वीडियो पानीपत की आशाओं के आपके पास भी आए होंगे, पूरे हरियाणा में वायरल कर दिए डैक बैक ने। पहले अपने ग्रुपों में डाले और अपने ग्रुपों से सब आशाओं के पास, उनके ग्रुपों में, क्योंकि सब आशाओं के ग्रुप डैक बैक के पास है, सबके पास पहुंचा दिए। हमने उन वर्कर से पूछा भाई क्या बात हो गई ऐसी? उन्होंने कहा हमसे तो जबरदस्ती बनवाए गए हैं जी। तो मैं कहा कि आप क्या करने वाले हो? हम तो हड़ताल में आएंगे। हम हड़ताल पे आएंगे तो ये भी तो बता दो वर्कर को। तो उन्होंने उल्टा वीडियो बना के डाल दिया कि भी हम सब स्ट्राइक में आएंगे, हम सब एक साथ हैं, हमारे मांग मुद्दे बहुत जायज है, हम लड़ेंगे। उसके लिए बोला हम लोगों को कि हम उन वर्कर से आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे और आप लोगों को तो जेल में डाल देंगे। तो हम वहाँ से उठ के आ गए, हमने वहाँ बातचीत खत्म कर दी। हमने कहा थाना नजदीक है, पहले तो आप पुलिस बुलाओ, और हमने ये बात भी किसे ही नहीं, हम अपने घर पहुँचने दिए तो आपको, हमें घर पहुँचने से पहले हमें उठवाओ और हमें जेल पहुँचाओ, कोई बात नहीं, हमें जेल में भी हम ऐसे ही खुश रहेंगे जैसे कि हम बाहर खुश हैं। और ये कह के कल हम वहाँ से उठ के आ गए हैं। वो कह रहे थे आप सरकार को जानते नहीं है। हमने कहा कि आप हल्के में ले रहे हैं सरकार को, हम कोई हल्के में नहीं ले रहे सरकार को, और ऐसा भी नहीं है कि हम सरकार को नहीं जानते, हम सरकार को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करती है सरकार? सरकार कर रही है कि आम जनता के जो मुद्दे हैं, उनके जो दुख तकलीफ है, उस पे मुंह मत खोलो। प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं, और जो है फालतू की बातें हैं उन पे हर वक्त बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। और जो दुख तकलीफ है आम जनता की, उससे कोई लेना देना नहीं। ये सोचते हैं कि इससे तो कोई वोट तो मिलना नहीं। आप लोगों को पागल समझ रखा उन्होंने। मैं झूठ बोलूं तो आपको बात गलत लगे तो कोई बात नहीं, छोड़ देना इस बात को यहीं पे। लेकिन पागल समझ रखा है, पागल कैसे पागल समझ रखा है? वो सोचते हैं ये थोड़ी बहुत देर नारे लगा लेंगी, 10-20 दिन नारे लगा लेंगी, 10-20 दिन नारे लगा के अपने घर चली जाएंगी, और जब चुनाव आएगा, चुनाव में वोट तो ये हमें ही देंगी। क्यों देंगी हमें वोट? वोट को ये तो याद रहेगा नहीं आशा से सरकार ने क्या क्या काम करवाए, किन किन का पैसा नहीं दिया, हमें कैसे हमारे ऊपर लाठियां चलाई, हमें कैसे कैसे उन्होंने प्रेशराइज किया, ये बात तो याद रहेगी नहीं। मोदी जी भाषण देंगे, टेलीविजन पे सबके पास भाषण आएगा, और भाषण के बाद हम सब जो है उत्साह से भर जाएंगे, कहेंगे हम हिंदू हैं, हिंदुओं की पार्टी बीजेपी, चलो वोट दे दो सब हिंदुओं। आपको सारे हिंदू वोट दे देंगे। उनको ये भ्रम है, ये उनको वहम है इस बात का कि ऐसा
ऐसा होगा, हमें हराने वाला कोई है नहीं, इसीलिए वो उन्होंने ये मान लिया कि हम एक बार राज में आ गए, हमें हटाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए बार बार ऐसा नैरेटिव दिया जाता है, ये बात बताई जाती है, बार बार कहा जाता है कि भाई मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन कहा जाता कि नहीं कहा जाता है? ऐसा ही कहा जाता ना, कोई मोदी नहीं होगा तो और कौन होगा? क्यों भाई, इस देश की 138 करोड़ की आबादी, इस 138 करोड़ की आबादी को ये पैदा करने वाली माए, क्या मतलब एक मोदी की माँ स्पेशल थी जिसने एक मोदी जड़ा, उसके बराबर का इस 138 करोड़ में और कोई नहीं है, वही एक है इस बात के लिए। बाकी किसी की सब माओ ने अपनी गोद से जो बच्चे जड़े वो सब नालायक थे, उनमें किसी कोई अकल नहीं है, उनमें कोई समझदारी नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं कि आप सब किसी लायक नहीं हो, ये वो संदेश दे रहे हैं। और जो ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं, हिंदुओं के नाम पे हरियाणा में दंगे चलते हैं, पता होगा? हाँ जी। अभी मैं यहाँ बात कर रही थी, पलवल से फोन थे, वो पलवल में बोले आशाओं को धरना नहीं लगाने देंगे। हमारी आशाएं आई हुई है वहाँ पे, ज्यादातर 90% आशा जिले की, 1000 आशा है वहाँ पे, 1000 आशा में से वो उतने टेंशन के माहौल में से 800 से 900 आशा वहाँ पे जो है डीसी दफ्तर पे पहुंची हुई हैं, और प्रशासन कह रहा बैठने नहीं देंगे, आशाएं कह रही हम तो यही बैठेंगे और हम उठ के नहीं जाएंगे। इसी टेंशन में से वो जो दंगे फैला रखे हैं हरियाणा के अंदर, वो गुड़गांव के मेवात, इधर पलवल, यहाँ पे पूरी टेंशन है। उस टेंशन के अंदर आप ये बताइए कि वो कौन लोग हैं जो दंगाई हैं? वो हमारे जैसे बच्चे हैं। हमने देखा 13, 14 साल के, 15 साल के, 16, 17 साल के, दलितों के, गरीबों के। अमित शाह का बेटा नहीं है उसके अंदर, अमित शाह का बेटा तो बीसीसीआई का अध्यक्ष है। ये जितने नेता, इनके तो बच्चे विदेशों में पढ़ने गए हैं, वहाँ से पढ़ लिख के आएंगे, या तो वो जो है बड़े बड़े पदों पे कब्जा कर लेंगे, अन्यथा वो आप लोगों की जो है, आपको लोगों को उन्मादी बना के, आप लोगों के बच्चों को अपराधी और दंगाई बना के वो उनके वोट लेके वो तो राज करेंगे। और जो दलितों के बच्चे हैं, बहुमत हिस्सा है, वैसे क्या कहते हैं दलितों को? कोई ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी करेगा दलित के साथ? नहीं करेगा ना। फिर काहे के हिंदू हो गए? यदि इतना भी आपस में साझा नहीं है एक जाति का दूसरी जाति में, तो वो किस बात का हिंदू हो गया? वो हमें अछूत समझते हैं, एक बहुमत आबादी को अछूत समझते हैं। वो पिछड़ों को क्या कहते हैं, ये जो है उनको दबा के रखने की कोशिश करते हैं और उनके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, दंगाई। वो जो है कैसी घटनाएं हो रही है देश के अंदर, आप ये देखिए। मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, सुना नाम कोई मणिपुर का आपने? हाँ जी। मणिपुर अपने ही देश का एक राज्य है, वहाँ पे बिल्कुल मतलब 2 समुदाय आपस में कट के मर रहे हैं। 2 समुदाय में वो वैसे तो आदिवासी है, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, उन्होंने चिपकाए हैं धर्म उनको। एक समुदाय को कह रहे हैं हिंदू है, दूसरा समुदाय ईसाई है। ईसाई और हिंदू आपस में कट मर रहे हैं, वहाँ पे आपस में कट मर रहे हैं। उसमें महिलाओं के साथ वो उनकी महिलाओं को उठा ले जाते हैं, बलात्कार हो रहे हैं वहाँ पे, वो उनकी महिलाओं को उठा ले जाते हैं, बलात्कार हो रहा है। पिस कौन रहा वहाँ पे? महिलाएं। और प्रधानमंत्री को क्या जानकारी नहीं है वहाँ की? वो बोल नहीं सकते, लेकिन बोलने नहीं 3 महीने तक। जब वो एक वीडियो सामने आया जिसमें हजारों लोग 2 महिलाओं को नंगा घुमा रहे हैं, उनके साथ वो जो कर सकते थे पुकार नंगा करके वो किया, हजारों की भीड़ ने, और उनको नंगा घुमाया। उसके बाद भी जो है प्रधानमंत्री ठीक से बोलने की स्थिति में नहीं आए कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। ये इनकी संवेदनशीलता है और इनको इसी बात पे घमंड है कि आपस में लड़वाओ, आपस में हमें ना लड़वा रखा हो। स्वास्थ्य विभाग में तो बता दो, क्या अपना एएनएम के साथ झगड़ा नहीं करवा रखा, अपना बाकी स्वास्थ्य विभाग के साथ झगड़ा नहीं करवा रखा। सोचते आपस में लड़वा दो और कुछ देने की जरूरत नहीं है। इनको तो जो दे रखा है ये भी ज्यादा है और ये भी खोज लो। एक चुटकुला है, आपको सुना हो तो आपने, कि बच्चा रोटी ले रहा था, रो रहा बहुत देर से कि इस पे घी रख दे, घी रख दे, घी रख दे। माँ ने वहाँ रोटी खोस ली तो थोड़ी देर बाद घी वाली बात तो भूल गया, फिर ये कहने लग गया मेरी रोटी दे दे, मेरी रोटी दे दे, मेरी रोटी दे दे। तो इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा गेम करना चाहते हैं कि जो पहले से हमें मिला हुआ है इसमें कांटा मार दे, ताकि हम जो है नया मांगना तो भूल जाए
हम जो पहले से मिला वो हम कहें, जो पहले हमें मिल रहा था हमारा वो वापस दे दो, जो हमें पहले मिल रहा था वो हमारा वापस दे दो। ये इनका गेम चल रहा है। लेकिन हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर आज डट के खड़ी हैं, लड़ रही हैं। और हम जो है इन तमाम जो ये सरकार की, हम ये कह सकते हैं कि उनकी ये जो बुरी सोच है, ये एक तरीके से नकारात्मक सोच है वर्कर के प्रति, हम इसका जवाब देंगे और उनको बात हमसे करनी पड़ेगी। हमारे मसले सुलझाने पड़ेंगे। कोई खट्टर अपनी माँ के पेट से राजा नहीं पैदा हुआ है कि भाई वो अपनी माँ के पेट से राजा पैदा हो गया। उसको हम लोगों ने वोट डाल के बनाया है। अभी थोड़े दिन बाद फिर वो आएंगे हमसे वोट लेने के लिए। ना मोदी अपनी माँ के पेट से राजा पैदा हुआ है, जनता के वोट लेके वो बड़े हैं। तो हमारे बीच में वो फिर आएंगे, उनको आना पड़ेगा और इसीलिए उनको हमारे मुद्दों का समाधान भी करना पड़ेगा, बात उनको करनी पड़ेगी। और ये हमारी एकता, ये जो इसके खिलाफ जो चल रहा है, ये सोचते हैं कि भाई हरियाणा की 20,000 वर्कर एक साथ क्यों है। ये उनकी आंख की किरकिरी है। उनको लग रहा है कि यदि आपस में टूट जाए, ये बिखर जाए, इनके 2-4 नेता उधर से भाग जाए, 2-4 उधर भाग जाए, हम किसी को लोभ लालच दे दे किसी नेता को, और उनको थोड़े नेता इधर हो जाए, थोड़े उधर हो जाए, और ये जो है बिखर जाए वर्कर, तो ये कुछ बात करने लायक नहीं रहेंगे। वो ये सोच रहे हैं, ऐसे हमारे बीच में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भी जो है, हमने पहले भी बताया कि ये सरकार की जो सेंध है ये कामयाब नहीं हो पाएगी। ना तो ये पहले कभी कामयाब हुई और ना ये आज कामयाब होगी। मैं ये हमें जो है बिल्कुल आश्वस्त है इस बात के लिए। हम अपने वर्कर के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास हमारा है, और आप भी अपने नेताओं पे विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने हर कठिन समस्या का सामना किया है और अभी भी कर रहे हैं। अपने राज्य कमेटी ना तो जेल जाने से डरती, उनको जेल भेजेगी सरकार, फिर भी देख लेंगे, और पीछे से आप देख लोगे कि नहीं देख। हाँ, तो इसलिए हम तो डरते नहीं, ना जेल जाने से डरते, ना हम किसी भी तरह की जो भी सरकार कर सकती है हमारे साथ, हम किसी भी तरीके से, हम हर चुनौती के लिए बिल्कुल खड़े हैं, तन के खड़े हैं, और हम इस लड़ाई को पार लेके जाने के लिए खड़े हैं। हम इस लड़ाई को पार लेके जाएंगे बहनों। बस एक बात जो जरूरी है करनी, वो मैं करना चाह रही हूँ, वो ये बात करनी है, बात नहीं आपस में करो, वो ये बात करनी है कि एक तो सदस्यता, जिन पीएचसी की सदस्यता नहीं हुई है यूनियन की, अब की बार अपनी सदस्यता, जब हमारी एकता है, हमारी यूनियन 20,000 की है, तो भाई सदस्य यूनियन के 20,000 क्यों नहीं। तो क्या हम अब की बार ये लक्ष्य ले सकते हैं कि 20,000 आशाओं को हम अपनी यूनियन का सदस्य बनाएंगे? ले सकते हैं? वो आप आश्वस्त करोगे तो वो ले सकते हैं हम। उसके लिए आप यमुनानगर को, आपकी जो 900 आशा है, आप हर एक आशा वर्कर को खुद से अपना ये कहना पड़ेगा, अपनी पीएचसी पे बात करो, आप अपनी कॉपी लेके जाओ सदस्यता की। आज आप कॉपी लेके जाओ, कल आप उसको सदस्यता को अपनी लेके आओ, यहाँ पे जमा कराओ। हमने कहा कि भाई 12 तारीख तक अब रोज आना आपको, क्योंकि हमें नहीं लग रहा 3 दिन में ये सरकार जो आज बात करी है, यदि सरकार 3 दिन में सुन ले तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, हम अपने घर जाएंगे 3 दिन बाद। नहीं सुनी तो जो है 11 तारीख को भी ऐसे ही अपनी जगह पे प्रदर्शन में आएंगे जैसे आज आए हुए हैं। ठीक है, आ जाओगे। और 12 तारीख को जो है, आपने जितने आपके विधायक हैं, उन सारे विधायकों के घर पे चलेंगे 5 दिन हड़ताल में, ये पूछने के लिए कि भाई हमारी सरकार क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो। हरियाणा की 20,000 वर्कर जो है, 20,000 महिलाएं सड़क पे बैठी है, आप उनके लिए बात क्यों नहीं करते। आपको बात करने में परेशानी क्या है? आप सुनने नहीं सकते किसी की बात। हम ये पूछने के लिए तमाम विधायकों के घर पे चलेंगे 12 तारीख को। ठीक है, उसके बाद का प्रोग्राम आप बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, 13 तारीख को एतवार है, इतवार को छुट्टी, मंडे से अगले दिन सोमवार से हमें क्या करना है वो फैसला
आपके पास जो है हम अभी 9 तारीख को ही मीटिंग करेंगे राज्य कमेटी की। 9 तारीख को राज्य कमेटी की मीटिंग में जो भी निर्णय होगा वो 10 तारीख को आपके पास भेज दिया जाएगा, लिखित में मैसेज आ जाएगा आपके पास, वो आप अपना मैसेज आप देख लेना। एक और बात, आप पर्चा पहुंचा होगा आपके पास, यूनियन का पहुंचा पर्चा, उस पर्चे को पढ़ो, सारे ध्यान से पढ़ो। हम जो बोल रहे हैं उसको भी सुनो ध्यान से, और जो हम बोल रहे हैं वो तो हम आपसे सीख के बोल रहे हैं। इसका मतलब जो बात हमारे पास है उससे कहीं ज्यादा बातें आप लोगों के पास है। तो आप यहाँ पे अपना जो भी संचालन कर रहा हो उसके पास नाम लिखवाओ वर्कर सब, भाई मेरा नाम लिखो मैं बोलूंगी, मेरा नाम लिखो मैं बोलूंगी, मेरा नाम लिखो, आप सब यहाँ पे नाम लिखवा के नंबर लगा के सबको बोलना है। आपके बारिश आंदोलन से सबको भाषण देना सीखना है। कर दो ये काम, जी ठीक है, जिसको है ना सबको सीखना है और सब ना नारे लगाने हैं। ये नहीं सोचना वो लगाएगी ये लगाएगी, ये बातें हमें नहीं सोचनी है। उसके लिए आपको जो भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी वो तमाम मदद हम आपकी जो है वो करेंगे, लेकिन आप लोगों को पहलकदमी लेनी है, थोड़ी जिम्मेदारी लेनी है। और जिम्मेदारी लेते वक्त क्या क्या समस्याएं आती हैं वो मैं समझती हूँ, महिला होने के नाते जो आपके ऊपर आएंगी वो आती है। सरकार भी सोचती है, उसका फायदा उठाती है सरकार। वो ये सोचते हैं कि ये महिलाएं हैं, इनको तो बच्चे पालने हैं, इनको तो घर के इतने काम करने हैं, थोड़ा हमने विभाग का और ज्यादा काम इन पे लाद दिया, इनके पास समय ही नहीं है, सांस लेने का समय नहीं है इनके पास। तो फिर ऊपर से हमें परमिशन लेके आना पड़ता है घर वालों की, घर वालों को बता के आना पड़ता है, घर वाले कहें माना मत जाओ, तो जो है हमें सोचना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है। और से ऐसा 1-2 जिलों में ऐसा हुआ कि उनके घर वालों के पास पहुंच गए बीजेपी वाले, बीएमएस भारतीय मजदूर संघ, उसके जो नेता हैं वो हमारी आशाओं के घरों पे उनके पतियों के पास पहुंच गए। तो ये बोले तुम्हारी पत्नी जो ऐसे ही धक्के खा रही है, उसमें ना कुछ नहीं होना, मेरे साथ भेज दो उसको, मैं बात करवाऊंगा सरकार से, उनके 7,000 फिक्स करवाऊंगा। तो फिर उन्होंने बात की, अपनी जो जिले की नेता थी उससे, हमारे घर में यूं व्यक्ति आए, उन्होंने कहा है ना, तो हाँ ये फूटना तो फिर आगे आएंगे, तब तक उनको पता नहीं था। इनके उठ के किसी के घर में आएंगे तो बात लियो अपने घर में, इलाज अपने घर में ही करती हो, जो हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ भड़काने आएंगे तो हमारे कहीं भी डंडा दे रहेगा। हाँ तो ठीक है, इसीलिए थोड़ा सावधान भी होना है, कुछ नई चीजें सीखनी है, और जो अपनी कमी पेशी क्या कमियां हैं, अब जब आप धरना खत्म करोगे तो पीएचसी वाइज आपस में थोड़ी थोड़ी बात करना, बात करके कल के लिए हमें क्या नई तैयारी करनी है, कहाँ पे हमारी कोई कमजोरी थी उसको ठीक करना है, ये सब बातें आप जो है आपस में करके जाओगे। और भाई जिम्मेदारी लो, हाँ आप जिम्मेदारी लो, थोड़ी सी जिम्मेदारी लेते वक्त वो मैंने पहले बता दिया दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि ये जो देश आजाद हुआ, ये आजादी मिली, ये आजादी हमें ऐसे किसी ने प्लेट में रख के नहीं दी है, ये आजादी इसके लिए कुर्बानियां हुई हैं। खुदीराम बोस, करतार सिंह सराभा जैसे 18-19 साल की उम्र में शहीद हो गए, भगत सिंह जो है 23 साल की उम्र में शहीद हो गया, और कितने ही लोगों ने शहादतें दी है। उसके बाद हमें ये देश आजाद देश मिला है, और इसमें ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने जाति उन्मूलन के लिए कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए देश से, इसके लिए काम किया। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, पत्नी ने स्कूल खोला और महिलाओं को पढ़ाया, कितनी लानतें सही, कितनी महिलाओं ने कुर्बानियां दी। और जब हम पैदा हुए तो हमें अपने गांव के अंदर लड़कियों का स्कूल मिला, और स्कूल में हम पढ़ के आप सब इस लायक बन गए कि आप आशा वर्कर हो जाओ। मैं इस लायक बन गई कि जो है मैं आपके सामने बोल सकूं, हम इस लायक बन गए तो हमारे ऊपर कुछ कर्ज है सामाजिक, इसीलिए हम अपना जितना सोचते हैं हमें थोड़ा सा सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचना चाहिए। और अब जब हमारा आंदोलन चल रहा है इस वक्त में, तो चलते हुए आंदोलन में हमें इसकी ट्रेनिंग, इससे अच्छी ट्रेनिंग और कहीं नहीं हो सकती है। तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां लेना, ऐसे नहीं भाई ये लेगी वो लेगी वो लेगी, ऐसे नहीं, आप ऐसे अपने आप को ऑफर करना कि भी मेरा नाम लिखो, मुझे काम दो, मुझे कोई काम बताओ, मैं करूंगी, बताओ कहाँ पे कमजोरी है, मेरा भी मदद लो, मैं भी ये मदद करूंगी। तो ये काम अपने को करना है। आज आप यहाँ सीएमओ ऑफिस आ गए, कल जो है अपना आशाओं की तो हड़ताल चलनी है, लेकिन इसके साथ साथ कल
पूरी ट्रेड यूनियनों की, जितनी देश की ट्रेड यूनियनें हैं, सबका 24 घंटे का पड़ाव है, जो कल 12 बजे शुरू होके अगले दिन 12 बजे तक चलेगा। तो हमें जो है, हमें भी कल डीसी दफ्तर जाना है। हमें 12 बजे नहीं आना है, 12 बजे टाइम पड़ाव का है। अपनी हड़ताल का टाइम, जो हड़ताल दरी पे पहुंचने का टाइम, वो 10 बजे का है। हमें अपने टाइम पे पहुंचना है सबसे पहले, जो हमारा टाइम है अपनी हड़ताल का। और अगले दिन भी अपना 12 बजे प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। वो जिनका पड़ाव है वो हमारा समर्थन भी हो गया एक तरीके से, ये मानो कि वो हमारे समर्थन में आ गए, लेकिन हमारी हड़ताल जारी रहेगी। अगले दिन 12 बजे नीचे खत्म होगी अपनी। आप में से कितने लोग कोई रात को रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते, वो आप अलग बात करेंगे, लेकिन सब कल तैयारी करके आना, कम से कम 5 बजे तक, है ना? कराओगे इतनी तैयारी को? 5 बजे तक डीसी मुख्यालय में अपने को रुकना है। हम रात को कौन रुक सकते हैं, वो आपस में दीदी मैं पंचर जाना गर्दन दुख रही मेरी तो जमीन को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एक और अगली 10 तारीख को भी जब आप आओगे तो 12 बजे उल्टा नहीं जाना आपको, 12 बजे पड़ाव खत्म होगा। आपकी हड़ताल जो है वो 3 बजे ही खत्म होगी। तो उसके बाद जो ये अपना डीसी दफ्तर पे ही लगाना है। अपनी लड़ाई सरकार के साथ चलिए। सरकार का नुमाइंदा डीसी है, सीएमओ स्वास्थ्य विभाग का नुमाइंदा है, डीसी सरकार का नुमाइंदा है। लड़ाई अपनी सरकार के साथ चल रही है, इसीलिए हमने पूरे हरियाणा में आह्वान किया था कि अपने धरने जो है वो डीसी दफ्तरों पे लगेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो भी सोचा, जिस तरह से भी बैठ गए, कल और परसों वहीं बैठना है और उसके बाद मीटिंग करके जिला कमेटी की उसमें फैसला लो। हो सके तो डीसी दफ्तर पे ही अपना मोर्चा लगाओ, वही बेहतर जगह है, वही सही जगह है मोर्चा लगाने की। अन्यथा जैसा आप लोगों का जिला कमेटी का, आप सारे जिले का जैसी राय बनेगी, आप उस हिसाब से इस काम को करना। आप सब ने मेरी बातचीत सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आप लोग